हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी का अब पूरा फोकस महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में एनडीए को सत्ता मिले, इसके लिए महायुति के साथ साथ आरएसएस ने भी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार्यवाहक अतुल लिमय को मिली है। अब अतुल लिमय के कंधों पर महाराष्ट्र फतेह की जिम्मेदारी है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र का चुनावी रण दिलचस्प हो गया है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी जीत का दम भर रहा है, तो दूसरी तरफ महायुति के सहयोगी फिर से प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश में है। लेकिन बीते सालों में सूबे की दो बड़ी पार्टियों में जिस तरह फूट पड़ी है, उसने महाराष्ट्र का सारा सियासी समीकरण बिगाड़ दिया है। लिहाजा सूबे में इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर का साबित होने वाला है। महायुति के सहयोगी कहीं कमजोर न पड़े, इसके लिए आरएसएस ने भी सहयोगी दलों का हाथ थाम लिया है, जिससे महायुति को मजबूती मिल सके। जाहिर है महाराष्ट्र में आरएसएस की एंट्री से महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें बड़ी होने वाली हैं, क्योंकि पहले महायुति से टक्कर और फिर आरएसएस का चुनाव के बीच कूदना उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी का सारा सियासी समीकरण बिगाड़ देगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद भरी सफलता नहीं मिलने के बाद बीजेपी खुद संघ की शरण में आ गई है, जिसका नतीजा हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिल चुका है। हरियाणा में भी संघ ने बीजेपी का पूरा समर्थन दिया था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने न सिर्फ हरियाणा में सरकार बना ली, बल्कि हैट्रिक बनाकर रिकॉर्ड भी बना दिया। यही वजह है कि संघ ने महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार बनवाने के लिए सूबे में एंट्री मारी है और राज्य में सूक्ष्म स्तर पर संगठन को साधने में लगी हुई है। आरएसएस ने 60,000 से ज्यादा छोटी छोटी बैठक करने का फैसला लिया है। ये बैठक सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। इस छोटी छोटी बैठकों में अलग अलग वर्ग और समाज के लोगों को बुलाकर बौद्धिक के माध्यम से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की जरूरत बताया और समझाया जाएगा। महाराष्ट्र में आरएसएस ओबीसी, SC/ST समाज के बीच माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस ओबीसी की 353 उपजातियों, SC की 59 उपजातियों, ST की 25 उपजातियों और 29 घुमंतु जातियों के बीच अलग अलग कार्यक्रम चला रहा है। महाराष्ट्र को देख करके संघ एक्टिव है। वो लगातार समाज के तमाम वर्गों को और उनके सरोकार और उनके जो तमाम इश्यूज हैं उनको लेके हमेशा सक्रिय रही है। तो धरती पुत्र जो संघ का कार्यक्रम है वो समाज के उन तबकों को, जो तबके की निश्चित तौर से देश की धरती के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सरोकार को लेकर है। महाराष्ट्र में संघ की प्लानिंग है कि यहाँ शिवसेना प्रमुख रहे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की रणनीति को अमल में लाया जा सके। प्रदेश में बाला साहेब ठाकरे ने ही धरती पुत्र आंदोलन चलाया था। अब संघ उसमें शामिल मुंबई को कोंकण बेल्ट की सभी पांचों जातियों को बीजेपी और शिंदे सेना से जोड़ने का भी प्रयास तेजी से कर रहा है। ठाकरे परिवार से नजदीक रहे इन जातियों को समझाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कार्यपद्धति बाला साहेब की कार्यपद्धति से बिल्कुल अलग है। लिहाजा इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को वोट न दे। लोगों को समझाने के लिए आरएसएस मुंबई और थाने बेल्ट के प्रभु पठारे, आगरी, कोली, सीकेपी, देवज्ञ ब्राह्मण जातियों के बीच कार्यक्रम चला रहे हैं। इतना ही नहीं, संघ से मिले दिशा निर्देशों के बाद बीजेपी ने भी दलित समुदाय के बीच अपनी चहलकदमी तेज कर दी है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की नजर दलित समुदाय के बौद्ध बड़े दलित वोटर पर है। इसलिए इस वर्ग के बीच बीजेपी बड़ा कार्यक्रम चला रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अब तक करीब 200 सभाएं बौद्धों के बीच की है। किरण को मोदी कैबिनेट के बौद्ध चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। रिजिजू दलित समुदाय से बौद्ध बने लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार की तरफ से दलितों के उत्थान और देश के बौद्धों के लिए किए गए कामों की पूरी फहरिस्त को बताते हैं। मिशन धरतीपुत्र कहकर आप महाराष्ट्र के चुनावों से भले अब संघ के काम को जोड़ सकते हैं, मगर मुझे लगता है जो लोग संघ को जानते हैं वो ये समझते हैं कि 12 मासी 365 दिन संघ का काम देश और देश ही नहीं, देश के बाहर भी एक अलग ही लक्ष्य के साथ चलता है। इसका राजनीतिक लक्ष्य कभी हो नहीं सकता, ना संघ का वो स्वभाव है ना चरित्र है। संघ का जो एकमात्र लक्ष्य है वो भारतीय संस्कारों पर, आध्यात्म आधारित भारतीय समाज के संस्कारों के अनुरूप एक ऐसा पूरा समाज तैयार करना जिसमें एक विश्व गुरु जैसा एक दृष्टिकोण हो सकता है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग बात करते हैं। मगर इसमें
राजनीतिक दृष्टिकोण ही एकमात्र लक्ष्य होगा, ऐसा है नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपने तमाम कार्यक्रमों के अलावा आरएसएस ने बीजेपी को कुछ बिंदुओं पर काम करने की नसीहत भी दी है। जैसे सालों से पार्टी में काम करने वाले वो कार्यकर्ता जिन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है, उन्हें मनाएं और उनसे बात करें। मुंबई और विदर्भ इलाके में पार्टी के अंदर अंतर्कलह एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर भी संघ के निर्देश के बाद इलाके में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और चुनाव के दौरान वाले भीतरघात को खत्म कर रहे हैं। इसके साथ ही संघ ने माइक्रो मैनेजमेंट भी शुरू कर दिया है। साथ ही पार्टी को हिदायत दी है कि डोर टू डोर संपर्क के तहत कार्य किए जाए। संघ ने ये भी कहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे से दूर न जाएं, जाति समीकरण को जोड़ते हुए हिंदुत्व के मूल मुद्दे को बनाए रखें। यही नहीं, आरएसएस ने खास निर्देश दिया है कि टिकट किसे भी दे, लेकिन मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी न की जाए। विपक्ष जो नैरेटिव सेट करता है उसे हावी न होने दिया जाए और जनता में इससे भ्रम न पैदा हो। इसके साथ साथ आरएसएस ने कहा कि बूथ को मजबूत किया जाए, मतदान का प्रतिशत 60% से ऊपर तक ले जाया जाए, जिससे बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की संभावना बढ़ सके। महायुति में बीजेपी को 155 सीटें मिली है, लिहाजा इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र में रविवार को 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और बाकी बची 56 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवार उतार देगी। अब देखना होगा कि चुनाव में बीजेपी को आरएसएस की पाठशाला का कितना फायदा मिलता है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए संघ माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। इसके अलावा संघ ने एक निर्देश जारी किया है और संघ ने कहा है कि जिन बूथों पर बीजेपी का कैडर वोट है या संघ का कैडर वोट है, वहां 40 से 45% वोट हुआ है और वहां बीजेपी चुनाव हारी है, जबकि जिन सीटों पर संघ का वोटर नहीं है वहां 60 से 65% लोगों का मतदान देखा गया। ऐसे में संघ ने खास निर्देश दिया है कि बीजेपी के साथ साथ संघ के कार्यकर्ता अपने कैडर को चुनाव के दिन मतदान केंद्रों तक पहुंचाएं और उनको वोट कराने का निर्देश दें। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।